नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 7th क्लास के साइंस को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा पादपों में पोषण। पेड़ पौधे जो होते हैं किस प्रकार से पोषण करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको साथ ही साथ समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले आप लोग अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। पादपों में पोषण के बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। हम लोग ने पिछली वाली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु होते हैं हमारे पृथ्वी पे, जितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण जो होते हैं भोजन के क्या होते हैं? आवश्यक घटक होते हैं, आवश्यक घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण जो होते हैं भोजन के आवश्यक घटक होते हैं। भोजन के क्या होते हैं? आवश्यक घटक होते हैं। भोजन के ये घटक जो होते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को क्या कह रहा है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी, मानव के अलावा और भी कोई भी प्राणी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अपना भोजन स्वयं केवल केवल तो पेड़ पौधे ही बना सकते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो भी मानव या कोई भी प्राणी जो अपना भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, अपना नहीं बनाते हैं, वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वे पेड़ पौधे से या फिर पेड़ पौधों का आहार करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी जो है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि पादपों में पोषण जो होता है हमारा किस प्रकार से होता है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं वे पेड़ पौधे के परिवेश में चारों तरफ क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। पोषक पदार्थ जो होता है सजीवों की शारीरिक संरचना या बनावट यानी वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ जो होते हैं जितने भी सजीव होते हैं उनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट यानी वृद्धि तथा जो भी उसके अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उन अंगों के रख रखाव के लिए क्या होते हैं? वे समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीव द्वारा जिसमें जान प्राण होता है, जो जीवित होते हैं उनको सजीव बोलते हैं, और जिसमें जान प्राण नहीं होता है, जो जीवित नहीं होते हैं, वो निर्जीव होते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? उसको पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषण कहलाती है। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, उसको स्वपोषण कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो होते हैं पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उनको विषमपोषी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जंतु एवं अधिकतर
अन्य जीव, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो होते हैं पादपों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होता है उसको ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको विषम जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम जीव कहते हैं। ठीक है। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की जो खाद्य पदार्थ होती है, क्या कह रहा है कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती है। अब पादप की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है? जहाँ पे पादप का भोजन बनता है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? क्या जो भोजन जो होता है पेड़ पौधे के सभी भागों में बनते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भागों में बनते हैं? अब आइए देखते हैं कि पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम के बारे में देखते हैं। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां, क्या कह रहा है कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होती है। पत्ती जो होती है किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती जो होती है वो खाद्य पदार्थ की पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होती है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। अतः सभी कच्चे पदार्थ कहाँ तक पहुंचने चाहिए? पत्ती तक पहुंचेगा तभी तो भोजन का निर्माण होगा। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जो होता है, मृदा में जो मिट्टी में उपस्थित जो भी जल एवं खनिज होते हैं वो जड़ यानी मूल तना जो जिसको बोलते हैं, तना द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मृदा में जो भी उपस्थित जल एवं खनिज जो होता है जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होता है, पत्ती की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? प्रवेश करती है। पत्ती में उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र जो होता है उसके द्वारा वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है। यह रंध्र जो होता है, यह रंध्र जो होता है वह द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, नली के जैसी होती है तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक क्या होती है? फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यहाँ पे कोशिका के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा कोशिका के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि आपने देखा है कि इमारत जो होती है, जो भवन जो होती है, घर बनती है, वो किससे बनती है? ईंट से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। सजीवों का शरीर किससे बना होता है? सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका को किसके द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव जो होते हैं मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कुछ जीव जो होते हैं मात्र एक कोशिका के द्वारा क्या होते हैं? बने होते हैं। कोशिका जो होती है एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। किसके द्वारा घिरी होती है? बाह्य संरचना द्वारा। बाह्य संरचना के द्वारा कोशिका घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका हमारा केंद्रक है, ये हमारा केंद्रक है। केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव के द्वारा घिरा होता है। और ये जो कोशिका जो होता है, ये कोशिका किसके द्वारा घिरा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। चित्र संख्या 1.1 में यहाँ पे दिखाया गया है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। केंद्रक जो होता है जेली के समान एक चारों तरफ से एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के आरेख के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा। अब यहाँ पे क्या था, ये जो हम लोग देखें, ये रंध्र के द्वारा घिरा होता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या कह रहा है कि पत्तियों में जो होता है एक हरा रंग का वर्णक होता है, हरे रंग होते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है सूरज के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की क्या करती है? सहायता करती है। और इस ऊर्जा का उपयोग जो होता है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है।
क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो होता है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खाद्य संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल जो होता है सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल जो होता है सूरज का प्रकाश सूरज का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय परिक्रम है, ठीक है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है दिन में होती है या रात में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन या रात किस में होती है? एक और प्रश्न है कि श्वसन की प्रक्रिया जो होती है दिन में होती है या रात में होती है? दोनों प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे हमें और एनर्जी मिलती है, अब मेहनत करने का और हमको मन करता है, ठीक है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा जो सौर ऊर्जा जो होता है क्या होता है? संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूरज ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए सूरज जो क्या है? ऊर्जा का चरम स्रोत है। एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सूरज द्वारा जो लगातार ऊर्जा जो निकलती है किस प्रक्रिया के द्वारा निकलती है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन के द्वारा? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन के द्वारा सूरज के द्वारा जो लगातार जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होता है? पादपों द्वारा निर्मित भोजन पे निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो भोजन भी नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा और ऑक्सीजन भी नहीं होगा तो सांस नहीं ले सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना क्या है? असंभव है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जैसा कि चित्र संख्या 1.2 में देखेंगे कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है? संश्लेषण करती है। और इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये जल है, ठीक है। सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरोफिल द्वारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट हमारा फर्स्ट उत्पाद होता है, पहला उत्पाद होता है, और ऑक्सीजन हमारा सेकेंड उत्पाद होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राथमिक उत्पाद होता है और ऑक्सीजन द्वितीय उत्पाद होता है। इसको आपको याद रखना है। आगे की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होते हैं? तो मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, ठीक है, मंड के रूप में संचित होते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक क्लोरोफिल युक्त कोशिका दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र दिया हुआ है। ये पत्ती का पूरा भाग है। यहाँ पे रंध्रीय द्वार दिया हुआ है, यहाँ पे कोशिका द्वार कोशिकाएं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोफिल दिया हुआ है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति जो होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में संपन्न होना दर्शाता है। पत्ती में जो स्टार्च होता है किसको दर्शाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उत्पाद कौन कौन से होते हैं? किस किस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पौधा है, एक छोटा सा जो सूरज के द्वारा जो प्रकाश जो होता है, जो सौर ऊर्जा होता है उसको लेता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? निर्मुक्त करते हैं। इस पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है और जल एवं खनिज मिट्टी के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे तने, तना नहीं कह रहा है, हरा तना, ग्रीन तना जो एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों के अतिरिक्त हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी होता है।
मरुस्थलीय पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां क्या सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूप में हो जाती है। इन पादपों के हरे तने जो होते हैं हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का क्या करती है कार्य करती है। अब आइए क्रियाकलाप 1.1 को हम लोग देखते हैं। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, एक को अंधकार यानी अथवा काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूरज के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन की परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसा आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अपने अवलोकनों को नोट कीजिए और अब आप उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूरज के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। हरे पत्तियों के अतिरिक्त क्या कह रहा है कि हरे पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग अन्य वर्ण जो होते हैं अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। आप केवल ये नहीं कह सकते कि हरी पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है, इसके अलावे जो भी पत्ती होती है उसमें भी क्लोरोफिल होता है। परंतु 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 इन पत्तियों में उपस्थित जो लाल भूरे अथवा अन्य कोई भी रंग होते हैं वो क्लोरोफिल के हरे रंग का क्या कर देते हैं प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। अर्थात क्या कर देते हैं ढक लेते हैं। चित्र संख्या 1.4 में देखेंगे कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, आपने गीली दीवारों पर क्या कह रहा है कि आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी यानी कि काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं शैवाल कहते हैं, एल्गी कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल एल्गी जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पे विभिन्न रंगों की पत्तियां दिया है जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खादों का संश्लेषण। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खादों का क्या संश्लेषण को देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पादप यानी पौधे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती हैं। ठीक है, प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होते हैं नाइट्रोजन भी होते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? अब आप सोचिए कि पादपों को जो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है तो 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। परंतु पादप जो होता है इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं करते हैं। हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में क्या कर देते हैं परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं। फिर वो पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। यह विलेय पदार्थ जो होता है पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद क्या करते हैं डालते हैं अपने फसल की वृद्धि के लिए अधिक उपजाऊ के लिए जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन मांग की क्या हो जाती है आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, जब किसान जो होते हैं खाद्य पदार्थों को मिट्टी में डालते हैं तो इस प्रकार के मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या होती है आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप जो होता है खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का क्या करते हैं संश्लेषण करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि हम पादपों में पोषण की अन्य विधि कौन कौन सी होती है। पादप में पोषण की अन्य विधि कौन कौन सी होती है? कह रहा है कि कुछ पादप यानी पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं?
अब आइए देखते हैं, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र संख्या 1.5 में हम लोग देखेंगे कि क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप होता है। ये किसका पादप होता है? अमरबेल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर बैठे होते हैं, जिस पर चढ़े होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पेड़ पौधे पे जो अमरबेल का पौधा होता है वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप जो होता है परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अमरबेल का पौधा क्या है? परजीवी है। अमरबेल का पौधा क्या है? परजीवी है। लेकिन जिस पे वे बैठते हैं वो परपोषी कहलाता है। क्या हम अन्य प्रकार के जंतु, यहाँ पे देखिए अमरबेल का पौधा यहाँ पे दिखाया हुआ है, दूसरे पेड़ों पे बैठे हुए हैं। ये गांव में तो हम लोग देखे हुए थे। क्या हम एवं अन्य जंतु, क्या कह रहा है कि क्या हम एवं अन्य भी एक प्रकार के परजीवी हैं। ठीक है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस पर चर्चा भी करना चाहिए कि क्या हम भी एक परजीवी हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा होगा? क्या कह रहा है कि क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भी भक्षण करते हैं? जो जंतुओं का भी भक्षण करते हैं। वैसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो जंतु को खाते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। कीटों को पकड़ने वाले पादप भी होते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र संख्या 1.6 में देखेंगे। इसकी घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। पत्ते का शीर्ष भाग क्या करता है? घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों को क्या करता है? या उसके रोमों को बंद कर देते हैं। यहाँ पे घटपर्णी यानी पिचर पादप में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। घटपर्णी को पिचर पादप बोलते हैं। इसमें घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। ये देखिए इसके ये पत्ती का रूपांतरित होता है। इसमें जब कोई भी कीट इसमें फंसता है तो ये क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है और इसमें जो भी रोम द्वारा होता है उसको ये पचा जाता है। ठीक है, तो घटपर्णी जो होता है यह एक कीटभक्षी पादप है। घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी पादप है। ठीक है, इसके बीच में उपस्थित पाचक जो होता है रसों द्वारा कीटों का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप जो होते हैं कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप सनड्यू, क्या कह रहा है? वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू जो होते हैं कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप सनड्यू जो होते हैं ये कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उनकी आवश्यकता होती है। आगे मृतजीवी के बारे में देखते हैं कि मृतजीवी क्या होता है। आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 80% प्रोटीन होता है लगभग में। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखिए कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपको मशरूम को दिखाई दे रहा है। ये आपका छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तु या ये उगा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे शहरों में काफ़ी अच्छे से मिलते हैं, काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। अब आगे आइए कि ब्रेड यानी कि डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर के इसे जल में भिगो लें और इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोवें जैसी संरचना नहीं दिखाई देने लगी। ये जो होता है ये धब्बे किसी रंग के किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन करना होता है। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत ही संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगे।
यह जो होता है, यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ठीक है, जो ब्रेड पे 2-3 दिन के बाद में भिगा करके उसको रख दीजिएगा, जो उस पे भूरे रंग की या हरे रंग के जो ऊपर रोए जैसे दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? वे कवक या फंजाई कहलाते हैं। इसीलिए ब्रेड को ज़्यादा दिन तक नहीं रख के खाना चाहिए। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी कि सड़ने वाली जंतुओं, वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण और विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलेन का क्या करते हैं? भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पे ब्रेड को दिखाया गया है, यहाँ पे यहाँ पे ब्रेड को दिखाया गया हुआ है, यहाँ पे फंगस लगा हुआ है। ठीक है, इसके रूप में अवशोषण करते हैं और इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी भी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषक कहलाते हैं। जो भी जीव जंतु जो होते हैं, जो मृत एवं विघटनकारी, जो मरे हुए सड़े हुए जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृतजीवी कहते हैं। कवक यानी कि फंजाई जो होता है, अचार, चमड़े एवं कपड़े एवं अन्य पदार्थों पे उगते हैं। कवक कहाँ उगते हैं? जहाँ पे नमी होती है, जैसे अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पे क्या होते हैं? उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। नम एवं उष्ण जहाँ होते हैं, वहाँ पे कवक आसानी से उग जाते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अधिक परिस्थितियां मानी जाती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं जो होती है, कवकों की वृद्धि के कारण क्या हो जाती है? नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। सामान्यतः कवकों के बीजाणु, क्या कह रहा है कि सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर के नए कवक को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है, क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? उसको सूखे में रख सकते हैं, उसको नमी से दूर रख सकते हैं, इस प्रकार हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ जीव, क्या कह रहा है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, उन्हें सहजीवी संबंध कहलाते हैं। वैसे जीव जंतु जो एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, शेयर करते हैं, इसको सहजीवी संबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। उदाहरण के लिए कवक जो होता है वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष जो होता है कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व हो जाता है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। दो भागीदार का मतलब क्या होता है? सहजीवी होते हैं। इनमें से एक तो शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। कवक और शैवाल लाइकेन का सहजीवी है। लाइकेन का सहजीवी कौन होता है? कवक और शैवाल होता है। ये परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। लाइकेन जो होता है, लाइकेन का सहजीवी कौन कौन होता है? तो कवक और शैवाल होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास जो होता है प्रदान करते हैं। जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है कौन? कवक। तथा बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है कवक को देता है। शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो संश्लेषित खाद्य पदार्थ होता है वो कवक को देता है और कवक जो होता है उसको जल एवं आवास प्रदान करता है। ठीक है, अब आइए मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है? मृदा में जो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः आपूर्ति किस प्रकार होती है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप जो है हमारे मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। ठीक है, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे
पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषकों की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फसल कटाई के बाद में मृदा में किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में क्या कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं उस तरह से वे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है जो कहलाते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों की गांठ में पाया जाता है। जैसे मसूर या चना वगैरह उसके जड़ में देखते होइएगा उजले उजले मिलते हैं, गांठ के रूप में होते हैं, वो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलीय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? राइजोबियम नामक जीवाणु। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि राइजोबियम अपना भोजन स्वयं बना सकता है या नहीं। ठीक है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। कौन? राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ रहते हैं? चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। जो दाल हम लोग मिलते हैं वो अधिकतर फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। इसके बदले पादप जो होता है राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। दाल की जो फसल उगाते हैं जो किसान, उनमें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो दलहनी पौधे होते हैं वो खुद नाइट्रोजन का क्या करते हैं? आपूर्ति कर देते हैं। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पे क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी है? कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी पौधे हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ आपने क्या सीखा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सभी जीव क्या कह रहा है? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना खाद्य एवं स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये भी सही बात है। हरे पादप जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूरज का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूरज का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या है? उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का क्या किया जाता है? संचय यानी उपयोग किया जाता है। आगे क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पादित होता है? ऑक्सीजन उत्पादित होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है।
कवक अपना पोषण जो होता है मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक जो होता है अपना भोजन, अपना पोषण मृत अथवा अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये मृतजीवी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। कवक मृतजीवी है। अमरबेल जैसे पादप परजीवी। अमरबेल जैसे पादप क्या है? परजीवी का उदाहरण है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अमरबेल के पादप क्या है? सहजीवी है, परजीवी है, क्या है? तो परजीवी है अमरबेल के पादप। ठीक है। परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप जो होते हैं, कुछ पादप एवं क्या कह रहा है, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वे विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं। आगे अभ्यास दिया हुआ है, ये तो लिखने वाला है। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हरे पौधे जो अब अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं या परपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में संग्रहित किया जाता है? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, किस वर्णक द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, हरे वर्णक द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में पादप जो वायुमंडल से कौन सा गैस लेते हैं तथा कौन से गैस का उत्पाद करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पादप जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? निर्मुक्त करते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया हो कि अमरबेल उदाहरण। अमरबेल क्या है? अमरबेल का पादप क्या है? स्वपोषी है, परजीवी है, मृतजीवी है या परपोषी है? क्या है? अभी पढ़े हम लोग। क्या है? अमरबेल का पादप क्या है? परपोषी है। ठीक है। कीटों को पकड़ करके अपना आहार बनाने वाले पादप क्या है? कीटों को पकड़ करके अपना आहार बनाने वाले पादप, कहने का मतलब है कि कीटभक्षी पादप कौन सा है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब, कौन सा है? तो घटपर्णी जो होता है, पिचर प्लांट जो होता है, कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। इसके अलावा 2-3 नाम और भी हम बताए थे। ठीक है। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोफिल किस में होता है? नाइट्रोजन किस में होता है? अमरबेल क्या है? जंतु क्या है? कीटभक्षी क्या है? इसको सबको आपको देखना है। ठीक है। तो आज का यही रहा, बस 1-2 और क्वेश्चन